पैरालिसिस के केस इतने ज़्यादा होने लगे हैं अब कि लोगों का जो ड्रग ट्रीटमेंट है, दवा के द्वारा जो इलाज है वो चलता रहता है, लेकिन उसके साथ में लोग ये चाहते हैं कि उनको भोजन में क्या सावधानियाँ रखनी है, उनके बारे में जानकारी मिल जाए और उस जानकारी का वो लाभ उठा सकें। तो मेरा उनको सभी को उत्तर यही है कि सबसे पहले तो आप पैरालिसिस की एक थोड़ा-सा बेसिक जो पैथोलॉजी है वो समझ लीजिए कि पैरालिसिस होने का जो कारण है वो है नसों का कड़क होना, और उस कड़क होने के कारण से ज़्यादातर इस तरीके के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें बीपी बढ़ा हुआ रहता है और ये लोग ब्लड प्रेशर की दवाएँ भी लेते हैं। इसको नसों को कड़क होने को मेडिकल लैंग्वेज में एथेरोस्क्लेरोसिस बोला जाता है, और एथेरोस्क्लेरोसिस के साथ में इनका जो लिपिड प्रोफाइल रहता है वो भी बढ़ा हुआ रहता है। लिपिड प्रोफाइल में आता है ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल, तो ये जो है ना इनके बढ़े हुए रहते हैं। तो हमें भोजन में इनके क्या सावधानी रखनी चाहिए? तो सबसे पहले तो हम एक चीज़ समझने की शुरू करते हैं कि जो चीज़ एथेरोस्क्लेरोसिस बढ़ाएगी उस चीज़ को अवॉइड करना है, जो चीज़ नसों को कड़क करेगी उसको अवॉइड करना है, जो चीज़ लिपिड प्रोफाइल के लेवल को बढ़ाएगी उसको भी हमें कम करना है। और फिर तीसरी चीज़ ये है कि चूँकि ब्लड प्रेशर भी इनमें बढ़ा हुआ रहता है, तो जो चीज़ नमक की अत्यधिक मात्रा वाली है उसको भी हमें अवॉइड करना है। फिर इन लोगों में कुछ एक अंडरलाइंग डिसीज़ेज़ भी होती हैं, जैसे कि शुगर या शुगर ही ज़्यादातर रहती है, तो उसको भी हमें जो है ना जो कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट है वो नहीं देनी है ऐसी स्थिति में। तो एक मोटे तौर पर अगर एक जो चीज़ निकल के सामने आती है तो वो ये है कि चूँकि ये लोग फिजियोथेरेपी भी करवा रहे होते हैं, तो इन लोगों को जो डाइट देनी चाहिए वो इस तरीके की डाइट देनी चाहिए जो कि आराम से जिसका पाचन हो जाए और जो बहुत ज़्यादा पेट में गैस वगैरह ना बनाए, जो सुपाच्य रहे, आराम से बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाए और बॉडी के लिए हितकर हो, ऐसी डाइट इन लोगों को देनी चाहिए। तो ऐसी डाइट में ये भी बिंदु ध्यान रखने हैं कि ना वो ज़्यादा लिपिड प्रोफाइल को बढ़ाने वाली हो। मतलब जो डाइट के अंग हैं उसमें मुख्यतः हम जैसे दूध लेते हैं, तो दूध किसी भी प्रकार से अगर गाय का हो तो वो ज़्यादा बेटर रहता है, अगर गाय का नहीं भी है तो दूध और दूध से बनने वाली चीज़ें वो ऐसे दूध से होनी चाहिए जिसकी मलाई कम से कम 2 बार निकाली जा चुकी हो। तो उससे क्या रहता है कि उसमें फैट का अंश कम हो जाता है और केवल प्रोटीन का अंश बचता है, उसको स्किम्ड मिल्क बोलते हैं। ये मिल्क हम ले सकते हैं, इस मिल्क की हम दोपहर में और शाम को चाय बना सकते हैं, और मिल्क प्रोडक्ट में हम जो प्रोटीन रहता है उसका प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे ही मिल्क का हम दही भी प्रयोग कर सकते हैं अकॉर्डिंगली, मौसम के अनुसार जैसे सामान्यता करते हैं। बस ये है कि दूध जिससे दही बना है उसकी प्रकृति थोड़ी सी भिन्न कर देनी है। चाय जिस दूध से बना रहे हैं उस दूध को थोड़ा सा भिन्न कर देना है, उसकी मलाई 2 बार निकली हुई वो दूध की, तो वो दूध ही प्रयोग में लाना है। और बाकी जो और मार्केट बेस्ड मिल्क के प्रोडक्ट हैं उनको अवॉइड करना है, क्योंकि उनमें फैट की मात्रा ज़्यादा होती है, उससे आपका लिपिड और कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। तो ये दूध से संबंधित चीज़ हो गई। फिर आते हैं हम एक अन्न पर, कि अन्न कौन सा लेना चाहिए। तो व्यक्ति की जो अन्न है वो व्यक्ति को लेना चाहिए, इस तरीके का अन्न होना चाहिए वो जो चोकर युक्त हो, मतलब जो हाईली रिफाइंड जो डाइट होती है उसका त्याग करना होता है, क्योंकि हाईली रिफाइंड डाइट वो थोड़ा सा उसमें जो पोषक तत्व होते हैं वो कम हो जाते हैं। अब जैसे मतलब कहने का ये है कि मैदा की बनी हुई चीज़ों का प्रयोग नहीं करना है और चोकर युक्त आटे का प्रयोग करना है, उसी की रोटियां प्रयोग करनी है, और उसी का ही हम जैसे नाश्ते में जो चीज़ बनाएंगे तो अन्न का जहाँ पे हम प्रयोग करते हैं तो वहाँ पर चोकर युक्त ही अन्न का प्रयोग करना है। उसमें आप चाहें तो जैसे खासतौर पर रोटी बनाते वक्त थोड़ा सा जौ, ज्वार, बाजरा इत्यादि मिक्स करके, जो मोटे अनाज हैं उनको मिक्स करके भी उसकी जो रोटी हम बनाते हैं उसकी गुणवत्ता बढ़ा सकते हैं। तो एक चेंज हमने दूध में किया, फिर एक चेंज हमने जिससे हमने रोटी बनानी है उस अन्न में किया है, या रोटी के साथ में जो हम और अन्य चीज़ें बनाते हैं तो उनको, अब जैसे चावल भी एक भोजन का एक अभिन्न हिस्सा है, तो चावल हमें कौन सा चावल प्रयोग करना चाहिए, तो पुराना चावल हमें प्रयोग करना चाहिए। फिर जो लोग नॉन वेज का प्रयोग करते हैं तो उनमें क्या रहता है कि वो लोग जो डीप फ्राई वाली जो चीज़ें हैं वो नहीं खानी है, जैसे कि जनरली जो चिकन और मटन वगैरह जो बनते हैं वो डीप फ्राई होकर के ही बनते हैं, तो उनको अवॉइड करना है। और स्मोकिंग को तो बहुत ही अवॉइड करना है, ड्रिंकिंग को भी बहुत ज़्यादा अवॉइड करना है। स्मोकिंग और एल्कोहल ये दोनों आपके जो हेल्थ है उसके लिए इंजेरियस होते हैं, बेनिफिशियल नहीं होते हैं, और कहीं ना कहीं पैरालिसिस के पेशेंट्स में वो नुकसान करते हैं, तो उनको अवॉइड करना है। अब अ, आपने अल्कोहल भी अवॉइड कर दिया है, आपने शुगर की, ज़्यादा शुगर की जो पदार्थ होते हैं आजकल क्या है मार्केट में सारी चीज़ें जो आती हैं उनमें चीनी की मात्रा बढ़ा करके और इस तरीके का उनको बना दिया जाता है कि वो लोकप्रिय हो जाएं वो और उनकी सेल्स बढ़ जाए, तो उसमें प्रिजर्वेटिव्स भी काफ़ी पड़े रहते हैं। तो इस तरीके के भोज्य पदार्थों को अवॉइड करना है जिनमें कि शुगर की मात्रा ज़्यादा होती है, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स खासतौर पर, जैसे कि अब मिठाइयों की भी इतनी ज़्यादा संख्या आने लगी है, चॉकलेट्स हैं, और बाज़ार का जितना भी फास्ट फूड है ये भी हमें विशेष तौर पर अवॉइड करना होता है। तो फिर इसके बाद है कि नॉन वेज वाले जो लोग हैं वो खा क्या सकते हैं, तो नॉन वेज में जैसे अगर चिकन या मटन है तो पहले तो अवॉइड कीजिए, लेकिन अगर कभी जो है ना ऐसा रहता है कि हाँ लेना ही है तो थोड़ा सा उसको जो है ना जो भुना हुआ रहता है चिकन या मटन उसका प्रयोग करें, बजाय कि जो ऑयल में फ्राई करके बनाया जाता है उसको प्रयोग नहीं करना है। फिर इसके बाद आता है कि जो
फ़िश है, फ़िश का जो पार्टिकुलर जो मीट होता है, वो भुनी हुई फ़िश जो होती है, उसको भी फ्राई नहीं करना है। तो भुनी हुई फ़िश का जो मीट होता है, उसके जो ऑयल होते हैं, वो अपना जो लिपिड प्रोफ़ाइल होता है, उसको और इम्प्रूव करते हैं। उसमें फ़ायदेमंद एक तरीके का जो तेल होता है, वो पाया जाता है। और जो ट्राइग्लिसराइड होता है, वो सामान्यतया बढ़ता है जो वेजिटेबल ऑयल होते हैं उनसे बढ़ता है, वनस्पति घी से बढ़ता है। मतलब जो वेज ओरिजिन के जो पदार्थ होते हैं, उनसे ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है, तो उनको हमें अवॉइड करना है। और उनके साथ में जो कोलेस्ट्रॉल है, वो जनरली दूध और दूध से बढ़े हुए जो पदार्थ रहते हैं, उनसे बढ़ता है, नॉन वेज से बढ़ता है, तो हमें उसको भी थोड़ा सा अवॉइड करना है। फिर एक बार आते हैं कि हम जैसे सुबह होती है, नाश्ता करता है व्यक्ति, तो उस नाश्ते में क्या करना है, तो सबसे अच्छा तो है या तो स्किम्ड मिल्क की चाय लीजिए, या फिर आप ग्रीन टी बना करके ले सकते हैं। उसमें थोड़ा सा ग्रीन टी का जो काढ़ा होता है, ग्रीन टी या ब्लैक टी जो भी है, उसका काढ़ा बनाइए आप, और उसमें हल्की सी मात्रा जो है ना, वो नींबू और नमक का प्रयोग करते हुए उसकी आप चाय पियेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा है। नींबू, नमक और थोड़ी सी एक चुटकी उसमें हल्दी मिलाते हैं, तो वो जो है एक अच्छे कॉम्बिनेशन की तरह काम करता है। मीठी यदि चीज़ पीनी है, थोड़ा सा जैसे चाय ही अगर पीनी है, जो मिल्क टी होती है वो अगर पीनी है, तो उसमें स्किम्ड मिल्क का या गाय के दूध का प्रयोग किया जा सकता है। चाय ले सकते हैं पैरालिसिस के लोग, रोगी, कोई परेशानी की बात नहीं है। चाय के बाद फिर इसके बाद आता है नाश्ता करने का वक्त। तो नाश्ता करते समय क्या चीज़ लेनी चाहिए, तो नाश्ता करते वक्त इन लोगों को जैसे हल्का नाश्ता, सुपाच्य जो नाश्ता होता है वो दे सकते हैं, जैसे दलिया दे सकते हैं, खिचड़ी दे सकते हैं, उपमा दे सकते हैं, या एक कटोरी सब्जी के साथ 2 पतली रोटियां, या पराठे देने का प्रचलन है, तो पराठे पे भी घी या तेल की मात्रा बहुत कम होनी चाहिए। इस तरीके का बना करके उनको ताज़ा दिया जा सकता है। नाश्ते में एक और चीज़ है, जो स्प्राउट्स होते हैं, उनका भी प्रयोग कराया जा सकता है। जो फल होते हैं, तो फलों में भी जो मौसमी फल हैं, उनको जो है ना थोड़ी सी मात्रा में नमक वगैरह के साथ, नमक छिड़क करके और हल्की सी मात्रा में उनको जो है ना सर्व किया जा सकता है। एक छोटी जो कटोरी होती है लगभग, जिसमें 150 से 200 ग्राम तक आ जाता है पदार्थ, फल वगैरह, तो उसका प्रयोग करा सकते हैं। याद रहे कि इन चीज़ों में नमक ऐसा नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अल्प ही रहना है। तो इस तरीके का जो फ्रूट सलाद है वो भी प्रयोग कराया जा सकता है, स्प्राउट्स भी प्रयोग कराया जाता है। फिर इसके बाद आता है जो दोपहर में जब इनका लंच करने का टाइम होता है, तो रोटी की वैरायटी बता दी है कैसी रोटी होनी चाहिए। उसमें भी जो मैदे के सामान हैं, बाजार के जो सामान हैं जनरली मैदे के होते हैं, उनको अवॉइड करना चाहिए। चोकर युक्त आटा, उसकी रोटियाँ व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार ले सकता है और उसका प्रयोग कराना चाहिए। फिर इसके बाद आती है सब्जी। तो सब्जी में कुछ एक सब्जियाँ होती हैं जो कि अवॉइड करनी है, जैसे कि फूल गोभी, जैसे कि बैगन, भिंडी, कटहल और आलू और करेला, केला। इसके बाद आते हैं कि सब्जी में हमें प्रयोग क्या करना है। तो सब्जी में कुछ एक जो चीज़ें हैं जो कि ज़्यादा बेनिफिशियल होती हैं, जैसे कि मोरिंगा। मोरिंगा का प्रयोग बेहतर रहता है। बाकी हरी साग सब्जियों का प्रयोग किया जाता है, जो हर मौसम में आती हैं, उनका प्रयोग करते हैं हम। और उसमें से कुछ एक जो नई चीज़ें जो ऐड हुई हैं, उनमें से जैसे ब्रोकली है, और बाकी हरी पत्तेदार सब्जियां तो यूज़ करते ही हैं। थोड़ा सा जो है ना, जो सलाद वगैरह है वो भी बना करके दिया जा सकता है। तो ये सब्जी में हो जाता है। फिर इसके बाद आते हैं दाल में क्या देना है। तो दाल में ज़्यादा होता है, सबसे हल्की दाल होती है मूंग की, मूंग दे सकते हैं। उड़द की दाल को दे सकते हैं क्योंकि वो बेनिफिशियल होती है, लेकिन उसमें जो आम दोष होता है, जो भारीपन होता है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए उसको प्रॉपर हींग और लहसुन इत्यादि का उसमें तड़का लगा हुआ हो, तो वो दाल भी दे सकते हैं। बाकी चना, मटर और अरहर यानी तुवर, ये थोड़ा सा अवॉइड करनी चाहिए। चना मटर को तो खास तौर पे अवॉइड करना चाहिए। हाँ, देने में अपन जो दे सकते हैं वो मूंग, और मूंग के साथ में कुलथ, ये जो 2 दालें हैं, उसके बाद उड़द, ये ज़्यादा बेनिफिशियल होती हैं। जबकि दूसरी ओर देखा जाए तो मटर, चना और थोड़ा सा तुवर, तुवर भी हल्का सा इन्फ्लेमेशन को भी बढ़ाती है, तो इसलिए हम दाल में इसको प्रेफर नहीं करते हैं। फिर आते हैं फ्रूट्स पे। तो फ्रूट्स 2 तरीके के होते हैं, एक ड्राई फ्रूट होते हैं और एक फ्रेश फ्रूट्स होते हैं। तो हम जो मौसमी फल हैं, पहले उनकी बात कर लेते हैं। तो जो मौसमी फल हैं, सारे मौसमी फल दे सकते हैं, लेकिन फलों का एक चीज़ ध्यान में रखना होता है कि बहुत ज़्यादा अधिकता में नहीं देना है। फल जो रहते हैं वो थोड़ा सा शुगर रिच भी होते हैं, उसके साथ में उनमें विटामिन और मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, इसलिए उनकी मात्रा को प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन किसी भी चीज़ की अति नहीं करनी है, फलों की भी अति नहीं करनी है। मौसमी फल दे सकते हैं हम। और उसमें फलों में खास तौर पर जैसे सेब है, वो किसी भी मौसम में आता है, वो फ़ायदेमंद रहता है, उसका रेगुलर प्रयोग कराया जा सकता है। इसके अलावा जो पपीता है, अमरूद है, वो शीतकाल में आते हैं। थोड़ा शुगर कैन जूस भी चल सकता है। हाँ, फलों में ये ध्यान देने वाली बात है कि एज ए होल फल को लेना थोड़ा सा दुष्पाच्य होता है। तो अच्छा होगा कि फल जूस का, फ्रूट जूस का अगर प्रयोग करते हैं, जैसे शुगर कैन जूस आता है, मौसमी का जूस आता है, अनार का जूस आता है, तो जो फ्रेश फ्रूट्स की बजाय जो उनके जूसेस होते हैं वो पचने में ज़्यादा हल्के होते हैं, उनका प्रयोग कराया जाना चाहिए। और कुछ एक मात्रा भोजन में एज ए होल फ्रूट की भी रख सकते हैं। तो ये फलों का हो गया। फिर फलों के बाद आते हैं ड्राई फ्रूट्स। तो ड्राई फ्रूट्स की भी बहुत ज़्यादा अधिकता नहीं करनी है, लेकिन एक जो है ना, एक थोड़ी सी मात्रा में उनका, जैसे बादाम खासतौर पर फ़ायदेमंद होता है, बादाम के साथ अखरोट, पिस्ता, इनका प्रयोग जो है वो विशेषतया किया जाता है। फिर कुछ एक बीज हैं जिनका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद बीजों में अलसी के बीज, सूरजमुखी के बीज, इनका प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। और ये बीज भी ऐसा नहीं है, आधा से एक जो छोटा वाला चम्मच होता है, टीस्पून होता है, उतना बहुत होते हैं पूरे दिन भर में। फिर इसके बाद आते हैं कि
एक विशेष आइटम है जो कि इन लोगों के लिए प्रेफर किया जाता है। जैसे रात में सोते समय यदि इन लोगों को जो स्किम्ड मिल्क रहता है 2 से 3 बार जिसकी मलाई निकाली जा चुकी हो, इस तरीके का जो दूध रहता है, 1 गिलास वो दूध लेना है, उसमें 1 चम्मच अश्वगंधा का पाउडर डालना है और उसको उबालना है। जब वो आधा रह जाए उबलते उबलते या 1 कप रह जाए, 1/4 रह जाए, तो वो जो अश्वगंधा का जो उसको छान लेना है दूध को, और जो अब जो दूध होगा उसमें थोड़ी सी चीनी वगैरह मिला करके या अकॉर्डिंगली अगर शुगर है तो वो ध्यान में रखते हुए उस दूध को हमें इनको देना है। ये एक तरीके का नर्व एंड टॉनिक का काम करता है। फिर इसके बाद मैं कुछ समराइज़ कर दूं तो स्मोकिंग और अल्कोहल ये बहुत ज़्यादा इंजीरियस हैं ऐसे लोगों को, तो उसको कम्प्लीटली अवॉइड करें, वो ज़्यादा अच्छा है। फिर उसके बाद जो डीप फ्राइड चीज़ें हैं उनको नहीं लेना है, स्किम्ड चीज़ों को लेना है। और जो आटा है तो उसमें कोशिश करनी है कि मिक्स आटा रहे, जो जिसमें या तो जो दाल वगैरह के साथ में मिक्स आता है आटा, उसका प्रयोग करना है। जैसे चने वगैरह का मिक्सचर रहता है आटे में, तो वैसे आटे की रोटी प्रयोग करनी है, या जो मोटे अनाज होते हैं उनकी आटे का प्रयोग करना है। तो ये अनाज में रोटियां वगैरह कैसे बननी है वो हमने समझ लिया। और इसके साथ साथ प्रोटीन की रिक्वायरमेंट, कार्बोहाइड्रेट उतना नहीं चाहिए भोजन में, लेकिन प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बराबर है। कार्बोहाइड्रेट संतुलित मात्रा में लेना है, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बराबर है, और फैट कोलेस्ट्रॉल वाली जो चीज़ें हैं उनको थोड़ा सा हमको कम लेना है। और इन लोगों को लगभग 4 से 5 तरीके की दवाएं चलती हैं। एक जैसे खून को पतला करने के लिए दवा चलती है, वो दवा कंटिन्यूअसली लेनी है। उनको बीपी कम करने के लिए दवा चलती है, वो दवा कंटिन्यूअसली लेनी है। उनको फैट और ट्राइग्लिसराइड को कंट्रोल में करने के लिए एटोरवास्टैटिन इत्यादि चलते हैं, जो स्टैटिन ग्रुप की दवाएं होती हैं वो चलती हैं। तो इसके साथ में जो अंडरलाइंग डिसीज़ होती है, जैसे जो ब्रेन के जो हिस्से होते हैं जहाँ पे इंजरी हुई होती है, तो उस हिस्से को खून की सप्लाई बढ़ाने के लिए कुछ एक दवाएं चलती हैं। तो ये दवाएं, साथ में जो अंडरलाइंग डिसीज़ होगी, जैसे हाइपरटेंशन भी अंडरलाइंग चल रहा है या ब्लड शुगर अंडरलाइंग चल रही है, तो उसकी जो ड्रग्स हैं वो ड्रग्स कंटिन्यूअसली लेनी है। उन ड्रग्स का ऐसा नहीं है कि वो ड्रग्स आज ले ली और कल छोड़ दी, क्योंकि मतलब ये ऐसा नहीं होता है। जैसे इसमें दवाएं लगातार लेनी होती हैं। हाँ, दवाओं से संबंधित यदि कोई ऐसी समस्या सामने आ रही है तो उसके लिए अपने जो कंसल्टेंट चिकित्सक होते हैं जिनसे आपका इलाज चल रहा है वहाँ पे बात करने की ज़रूरत होती है। लेकिन बगैर बात करे वो जो पैरालिसिस के पोस्ट जो केयर होती है उसमें जो दवाएं चल रही होती हैं उनको बंद नहीं करना है, और ये सारी सावधानियाँ रखी हैं। होप यू विल लाइक दिस वीडियो, एंड दिस इज़ फॉर ओनली एजुकेशनल पर्पज़, नॉट एनी मेडिकल एडवाइस, क्योंकि मेडिकल एडवाइस का डायरेक्ट प्रत्यक्ष आप अपने चिकित्सक की देखरेख में ही लें, वो ज़्यादा बेहतर है, ये उसका विकल्प नहीं है। धन्यवाद।